क्या? अनारकली की कब्र पे बता तो दिया था। अनारकली की जो कब्र थी उसके, अनारकली की कब्र पे लिखा हुआ था कि अल्लाह मुझे एक बार फिर से अनारकली का दीदार करा दे तो मैं कयामत तक उसका शुक्रगुजार रहूंगा। ऐसा लिखा हुआ था कहां पे? अनारकली की कब्र पे, जो कि कहां पे है? लाहौर में है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका शाहजहां। शाहजहां जो है आपके, पहली बात तो ये कि शाहजहां के राजा बनने से पहले एक राजा और बनता है, उसका नाम क्या है? द्वार बख्श। मैं यहीं पे लिख दूं क्या? यहां लिख दूं। शाहजहां के शासक बनने से पहले, शाहजहां के शासक बनने से पहले द्वार बख्श, द्वार बख्श, द्वार बख्श कौन था? तो खुसरो का बेटा था। खुसरो का बेटा को कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए शासक बनाया गया। क्या बनाया गया? शासक बनाया गया। ठीक है, जो द्वार बख्श था ना आपका, इस द्वार बख्श को बलि का बकरा कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बलि के बकरे के तौर पे ही है ये। ठीक है, शाहजहां की बात कर ले अब। शाहजहां का जो जन्म होता है वो होता है 1592 में। कब होता है? 1592 में लाहौर के अंदर होता है। कहां होता है? लाहौर के अंदर। इनको जो उपाधि मिली थी, ये उपाधि जो धारण करी थी, वो एक तो शाहजहां की धारण करी थी। शाहजहां की किसके द्वारा मिली थी? जहांगीर द्वारा। ठीक है, दूसरी बात, इनको एक उपाधि और धारण करी थी इन्होंने राजा बनते समय पे, किरण ए सानी। किरण ए सानी की उपाधि इन्होंने खुद ने धारण करी थी जिस समय पे राजगद्दी पर विराजमान हुए थे। बात करते हैं राज्याभिषेक की, तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 24 फरवरी 1628 में होता है। कब होता है? 1628 में। इनका जो शासनकाल रहेगा वो 1628 से लेकर के 57 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 1628 से लेकर के 57 तक रहेगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है? यानी अपन बात कर रहे हैं किसकी? शाहजहां की। शाहजहां का समयंतराल कितना रहेगा? 1628 से 57 तक। मृत्यु 27 में हो गई थी जहांगीर की। कुछ समय के लिए किसको बनाया जाता है? द्वार बख्श को। किसके द्वारा बनाया जाता है? आसफ खां के द्वारा। ठीक है, शाहजहां का जन्म 1592 में लाहौर में होता है। उपाधि इनको शाहजहां की मिलती है और किरण ईसानी की ये गद्दी पे बैठते समय पे खुद धारण कर लेते हैं। इनकी जो माता है, उन माता का नाम क्या है? जगत गोसाई। ठीक है, जगत गोसाई को ही मानबाई के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इन्हें ही किस नाम से जाना जाता था? मानबाई के नाम से, और इनको ही जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता था। किसकी बेटी थी ये? मोटा राजा उदय सिंह, जोधपुर के शासक, उनकी बेटी थी। ठीक है, शाहजहां की अपन बात कर रहे हैं तो शाहजहां के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं। ये लिख लिया क्या एक बार? मैं आगे कर दूं क्या? ठीक है, पीछे चलो यही लिख देता हूं। मैं यही लिख देता हूं, इस तरीके से लिख देता हूं। जन्म, उपाधि, माता, राज्याभिषेक। इसके बाद इधर देखो, इन्होंने सजदा व पैबोस की एक नीति हुआ करती थी। सजदा व हाँ, बलबन ने जो लागू की थी ना वही। लेकिन उससे पहले इसकी पत्नी का नाम और लिख लो। पत्नी कौन है? अर्जुमंद, अर्जुमंद बानो बेगम, बानो बेगम। ठीक है, इसे ही भविष्य में क्या कहा गया? मुमताज। और आगरा के जो किला है, ताजमहल जो है, आगरा का ताजमहल, वहीं पे इन्हीं की क्या है? कब्र है। ठीक है, पत्नी है अर्जुमंद बानो बेगम, जिसका नाम पड़ा मुमताज। ठीक है, अब आगे का पन्ना भी काम आ जाएगा। तो सजदा व पैबोस की एक नीति हुआ करती थी जिसे लागू किसने किया था? सजदा व पैबोस की नीति को समाप्त किया या बंद किया। शुरू करने वाला कौन था? शुरू करने वाला बलबन था। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं, एक इनके हिंदी के गुरु हुआ करते थे कविंद्राचार्य जी। कविंद्राचार्य हिंदी के एक अच्छे कवि थे, कविंद्राचार्य जी। इन कविंद्राचार्य के कहने पर, इनके कहने पर इन्होंने तीर्थ यात्रा कर हटाया था। क्या हटाया था? तीर्थ यात्रा कर हटाया। किसके कहने पर हटाया था? कविंद्राचार्य के कहने पर। ठीक है, कविंद्राचार्य के कहने पे क्या किया था इन्होंने? तीर्थ यात्रा कर को हटाया था। इसके अलावा सजदा व पैबोस की जो नीति थी, जिसको किसने शुरू किया था? बलबन ने। उस नीति को इसने क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। ठीक है, जो शाहजहां है इसके काल को मुगल काल का स्वर्णिम युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुगल काल का स्वर्णिम युग। ठीक है, इनका जो काल है इसे क्या कहा जाता है? मुगल काल का स्वर्णिम युग। और ऐसा कहने वाला जो व्यक्ति है वो है A.L. श्रीवास्तव, आनंदीलाल श्रीवास्तव। हाँ, आप बोलो क्या कह रहे हो? वापस ही कुछ समय के लिए वापस से स्टार्ट कर देते थे ये लोग। अकबर तो हटा करके गया था, बाद में जहांगीर आया तो उसने वापस स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो अब इस समय पे जब शाहजहां बना था उस समय पे इसने खुद ने भी स्टार्ट किया था, तो कविंद्राचार्य कहने पे वापस इसको ले लिया। ठीक है,
तो मुगल काल का स्वर्णिम युग जो कहा जाता है वो किसके काल को कहा जाता है? शाहजहां के काल को कहा जाता है। और कहने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? आनंदीलाल श्रीवास्तव। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपन देखते हैं कि जैसे चित्रकला जो थी वो जहांगीर के काल में फेमस रहती है, वैसे ही वास्तुकला की अपन जो बातें करते हैं, निर्माण कला की जो अपन बातें करते हैं, स्थापत्य कला की जो अपन बातें कर रहे हैं, वो स्थापत्य कला जो है वो इनके काल के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। यानी कि अपन जो दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली की और आगरा की, दोनों की, आगरा की मोती मस्जिद हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, वो ताजमहल वगैरह, ये सब किसने निर्माण करवाया था? शाहजहां ने निर्माण करवाया था। इसीलिए अपन कहते हैं कि जो मुगल काल का स्वर्णिम युग है वो कौन सा है? शाहजहां वाला काल है। ठीक है, इसके अलावा और बातें कर लेते हैं। इन्होंने एक आना नामक सिक्के चलाए थे। कौन सा सिक्का चलाया था? आना नामक सिक्का चलाया था। ठीक है, आना नामक सिक्का चलाया था। अब इनकी स्थापत्य कला के बारे में बात कर ले थोड़ी सी। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में अगर अपन बात करें तो एक तो आता है आपका ताजमहल। क्या आता है? ताजमहल। ताजमहल जो है कहां पर है? आगरा में है। इसका जो निर्माण हुआ था कब हुआ था? 1632 से लेकर के लगभग 52 के आसपास में, 53 के आसपास में ना, 1632 से लेकर के 53, 20-21 साल का जो समयंतराल है, इस समयंतराल के अंतर्गत ताजमहल का निर्माण होता है। बात करें इसके वास्तुकार कौन थे, तो वास्तुकार का नाम आता है ईशा खां। ईशा खां की ये उपाधि थी, वैसे इनका नाम था अहमद लाहौरी। हाँ, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, इन्हीं का नाम ईशा खां है, इन्हीं का नाम अहमद लाहौरी है, इन्हीं को वास्तुकार माना जाता है किसका? ताजमहल का। ठीक है, ताजमहल जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? सफेद मार्बल का बना हुआ है। और ये जो मार्बल था ये कहां का है? तो ये अपने यहीं का है, मकराना का। मकराना कहां पड़ता है? राजस्थान के अंतर्गत, नागौर में। ठीक है, सफेद मार्बल का बना हुआ है। इसकी खासियत ये है, जो ताजमहल था इसके अंदर एक तो मुमताज व शाहजहां की कब्र है। ठीक है, दूसरी बात, इसकी जो आकृति है ना वो बिल्कुल ऐसी है जैसे कि अगर जो ये आपका ताजमहल है, ठीक है, इसके बीच में ताजमहल है, ऐसे 4 खंभे लग करके, अगर इसके बीचों बीच में से इसको इस तरीके से एक लाइन अपन ड्रॉ करें, ठीक है, तो अपन को इस साइड में देखने पे और इस साइड में देखने पे दोनों में बिल्कुल ज्यामिट्रिक रूप में, यानी कि आप शीशे के अंदर जिस चीज को देखते हो वैसा दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि इसकी जो आकृति है उसको अगर अपन बीचों बीच में से अपन डिवाइड करें तो इस साइड में देखने पे और इस साइड में देखने पे एक जैसी अपन को लगेगी। ठीक है, मतलब समरूप बना हुआ है, इसी बात का ये कला है इसके अंतर्गत, है ना। और इसके अंदर जो छोटे छोटे से चित्र भी बने हुए हैं। ठीक है ना। हाँ, क्या? हाँ, और एक बात और पता है आपको, आजकल अम्ल वर्षा की वजह से, बताइए ना, पढ़ रखा है ना पर्यावरण में? है, पर्यावरण में नहीं पढ़ा? पीला पढ़ रहा है, स्टोन लेप्रोसी, पत्थर का कोड है, मैंने पढ़ाया खुद ने, मेरे कोई कह रहे हो नहीं पढ़ा? पत्थर का कोड है ना। ठीक है, इधर देखो, क्लियर है क्या ये बातें सारी? ठीक है, और बातें करें। ताजमहल के अलावा जो इन्होंने बनाया था वो बनाया था तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन। क्या बनाया था? मयूर सिंहासन। इधर देखना, मयूर सिंहासन जो बनाया गया था ये 7 वर्ष में बना था। कितने वर्ष में बना? 7 वर्ष में बना। इसको जो बनाने वाला व्यक्ति है, वास्तुकार जो है इसका, कौन है? बेबादल खां। बेबादल खां है इसका वास्तुकार। कौन है? बेबादल खां है। मयूर सिंहासन का ही जो दूसरा नाम है वो है तख्ते ताउस। तख्ते ताउस, इसी को किस नाम से जानते हैं अपन? तख्ते ताउस के नाम से जानते हैं किसको? मयूर सिंहासन को। ठीक है, दूसरी बात, जो मयूर सिंहासन है इसी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कोहिनूर हीरा। वो जो कोहिनूर हीरा था वो इसी के अंदर था। ठीक है, कोहिनूर हीरा कहां पे था? इसी के अंदर था। दूसरी बात, इसके अंदर सोने चांदी जड़े हुए थे। ये पूरा पूरा किससे बना था? सोने चांदी से निर्मित था। इसकी जो सीढ़ियां थी इसके ऊपर चढ़ने की वो भी सोने चांदी की थी। जो सिंहासन के नीचे सीढ़ियां रहती है ना चढ़ने के लिए, वो सीढ़ियां भी किसकी थी? सोने चांदी से निर्मित थी। ये जो मयूर सिंहासन था इसको दिल्ली के अंदर दीवाने आम में रखा गया। दिल्ली में दीवाने आम, दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। उस शाहजहां ने जब निर्माण करवाया था तो इसके अंदर 2 बड़े बड़े से हॉल हुआ करते थे, एक का नाम है दीवाने आम, एक का नाम है दीवाने खास। तो दीवाने आम जो था उसके अंदर इसको रखा गया था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मयूर सिंहासन को कहां पे रखा गया था, अलग बात। इसके ऊपर जो पहला बैठने वाला व्यक्ति था, फर्स्ट बैठने वाला व्यक्ति, वो कौन है? शाहजहां ही होगा भाई, शाहजहां ने बनवाया है तो। ठीक है, और अंतिम अगर पूछ ले आपसे, अंतिम बैठने वाला व्यक्ति कौन सा था, तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। जिस समय पे उत्तर मुगल काल चल रहा होता है या मुगल काल में औरंगजेब के बाद वाले राजाओं को अपन देखते हैं, उन्हीं में से एक नाम आता है मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि अपने दरबार के अंदर कोट ऊपर पहनकर के आता था, नीचे घाघरा पहन के आया करता था। फिर बताया था ना, वही मोहम्मद शाह रंगीला है। इनके जमाने की अपन बातें कर रहे हैं। तो इनके समय पे 1739 में एक अटैक होता है, नादिर शाह का अटैक। किसका अटैक होता है? 1739 में
नादिर शाह। नादिर शाह कहाँ का था? अफगानिस्तान का है। 1729 में नादिर शाह द्वारा लूट कर ले जाया जाता है। क्या कह रहे हो? कोहिनूर हीरा बेटा इसी के अंदर था। ठीक है, बाद में यहां से ये सिखों के पास पहुंच जाएगा और सिखों से वापस अंग्रेजों के पास पहुंच जाएगा। अभी फिलहाल ब्रिटिश क्राउन के अंदर है। ठीक है, क्लियर है? ये बातें क्लियर हुई मयूर सिंहासन की। ठीक है, आगे की बात करें। हाँ हाँ लिख लेना, मैं टाइम दूंगा। तीसरे नंबर पे अपन बात करते हैं तो दिल्ली का लाल किला जो है, दिल्ली का लाल किला। ठीक है, दिल्ली और आगरा के अंदर, कहां की बात कर रहा हूं मैं? दिल्ली व आगरा के अंदर जामा मस्जिद है क्या? वो जो जामा मस्जिद थी उनका निर्माण करवाने वाला भी कौन है? आवाज नहीं। दिल्ली और आगरा की जो जामा मस्जिद है उनका निर्माण इसी ने करवाया है। पांचवें नंबर पे बात करते हैं। एक मस्जिद आती है आगरा की, मोती मस्जिद। कौन सी मस्जिद है? मोती मस्जिद। एक बात याद रखना आप लोग, ये जो मोती मस्जिद है ना, ये आगरा में भी है और दिल्ली में भी है। ठीक है, ये कहां पे है? आगरा में भी है और दिल्ली में भी है। जो आगरा में मोती मस्जिद है उसका निर्माण तो करवाया है किसने? शाहजहां ने। और यदि ये दिल्ली के अंदर होती तो दिल्ली में किसने करवाया है? औरंगजेब ने। हाँ जी, हाँ। क्या? हाँ तो शाहजहां के काल में हुआ, तो शाहजहां के द्वारा लिख दिया मैंने। ठीक है ना, क्लियर है? अपन शाहजहां की स्थापत्य कला की पढ़ रहे हैं तो शाहजहां के राजकाल में अगर कोई कराएगा तो अब जैसे नितिन गडकरी सड़कें बनवा रहा है एक्सप्रेस वे, तो पर क्या कहेंगे? मोदी जी ने बनवाया। हाँ, बात ही वही हुई ना, बनवाया उसकी बेटी ने था। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं नहीं, नाराज थोड़ी हो रहा हूँ, सही बात है। जबरदस्ती कह रहे हो मेरे को नाराज? इधर देखो। ठीक है, तो आगरा की जो मोती मस्जिद है वो तो किसने बनवाई है? शाहजहां ने। और दिल्ली वाली कौन ने बनवाई है? औरंगजेब ने। याद रहेगा क्या? आगे जो आप लोगों ने देखा होगा, इधर देखना, एक शालीमार बाग का निर्माण हुआ। शालीमार बाग कहां पे है? ये लाहौर में। इसको शुरू जो करवाया था वो तो करवाया था जहांगीर ने, और इसको खत्म करवाने का जो काम किया था, पूर्ण करवाने का, खत्म का मतलब पूर्ण, पूर्ण करवाने का जो काम किया है वो किसने किया है? शाहजहां। ठीक है, क्लियर है? जो जहांगीर का मकबरा था वो भी इन्होंने ही बनवाया था, शाहजहां के द्वारा ही। ठीक है, एक बात ये चीज, हाँ तो लिखने के लिए पीछे कर रहा हूं, शाहजहां की बातें हैं। एक बात और इंपॉर्टेंट है, अगले पेज पे लिखना, सेकंड नंबर वाले पे। इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित करी थी। शाहजहां ने क्या किया था? राजधानी जो थी वो कहां लेकर के गया था? ये शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद। और ये कहां पड़ता है? दिल्ली में ही पड़ता है। आगरा से अपनी राजधानी कहां लेकर के गया था? शाहजहानाबाद लेकर के गया था। और जो कहां पड़ता है? दिल्ली के अंदर पड़ता है। क्लियर है क्या? राजधानी किसको बनाया है? शाहजहानाबाद को। अब लिख लो, और भी बातें बताऊंगा अभी मैं शाहजहां के बारे में, पहले एक बार ये नोट कर लो। प्यार की, अभी मैं बताऊंगा कैसे बोला जाता है। क्या यही प्यार है? मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना। बताऊंगा ना, अभी छोटी छोटी पैदा तो करने दे। शाहजहां और मुमताज के 14 बच्चे हुए थे। कितने हुए? 14। 14 में से 7 मर गए। अब मैं बोल लू, मैं बोल लू, 1611 में तो विवाह हुआ था नूरजहां का और जहांगीर का, और 1613 में विवाह हुआ था शाहजहां का और मुमताज का। 2 साल पहले बाप का विवाह, 2 साल बाद बेटे का विवाह। ठीक है, सही है ना? गणित सही है मेरी? ठीक है, तो ऐसा कहते हैं कि भाई प्यार करता था, प्यार करता था इसलिए 14 संतान थी। 14 संतानों में से 7 संतानें तो मर जाती है। ठीक है, और जिस समय पे वो मरती है उस समय पे वो प्रसव पीड़ा की वजह से मरती है। ठीक है, किसकी वजह से मरती है? प्रसव पीड़ा के कारण ही उसकी मृत्यु होती है। ठीक है, ऐसा कहता है फैक्ट्री बना के रख छोड़ दिया बच्चा पैदा करने की। अब आप डिसाइड करो क्या ये प्यार है? है? दूसरी बात, दूसरी बात, उसके बाद में इन्होंने फिर और शादी भी करी है। ठीक है, हाँ, हो गया, ये लिख लिया क्या?
आगे लिखो। किसने किसने बनवाया ये पूछ रहा हूँ। तो वास्तुकला में ज्यादातर सारी चीजें शाहजहां ने बनवाई है। हैं? इन्होंने ही बनवाया। ये जो है ना, आपका अजमेर के अंदर भी तो है ना बाग, कौन सा है? दौलत बाग है। हाँ, वो बारादरी का निर्माण करवाया था। असमत बेगम के द्वारा। ये लिख लिया क्या? लिखने दे यार, तू तो लिख नहीं रहा फिर कह रहा चलो सर। लिख लिया क्या? चले आगे, बात कर लेते हैं इनके जमाने के कुछ प्रमुख विद्वानों की। इधर देखना, इनके जमाने के अंदर संस्कृत कवि की अपन बात करें तो एक आते हैं वंशीधर मिश्र। वंशीधर मिश्र, हरिनारायण मिश्र। ये क्या थे? संस्कृत कवि हुआ करते थे। बात करें हिंदी कवियों की, उनमें नाम आता है एक तो आपका चिंतामणि, चिंतामणि। एक आता है सुंदरदास जी। सुंदरदास जी के दोहे पढ़ते हो ना, तो सुंदरदास जी इनके समय के ही हैं। और एक कविंद्राचार्य है, जिनके कहने पे क्या लगाया था? हटाया था तीर्थ यात्रा कर। ठीक है। इनके जो राजकवि हुआ करते थे, राजकवि, उनका नाम आता है कलीम। एक इनके इतिहासकार हुआ करते थे, इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी। क्या नाम है? अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी की जो पुस्तक आती है पादशाहनामा, कौन सी है? पादशाहनामा, पादशाहनामा। ठीक है, क्लियर है क्या? ये कुछ इनके विद्वान हैं, और भी हैं। विद्वानों में अपन और बातें करें तो एक इनके संगीतकार थे,
संगीतकार, ठीक है। संगीतकार का नाम था लाल खां। क्या नाम है? लाल खां। और इनको एक उपाधि मिली हुई थी लाल खां को, गुण समंदर की। किसकी उपाधि है? गुण समंदर की। संगीतकार कौन है? लाल खां, जिनको उपाधि किसकी मिली हुई है? गुण समंदर की। इसके अलावा और बात करें तो एक इनके वित्त मंत्री हुआ करते थे, ठीक है, जिन्हें कहते हैं मुर्शिद कुली खां। कौन है? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण का टोडरमल, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। मुर्शिद कुली खां को क्या कहा जाता है? दक्षिण का टोडरमल। जैसे टोडरमल ने क्या दिया था? दहसाला पद्धति दी थी ना, वैसे ही इन्होंने दक्षिण भारत के अंदर एक ऐसा ही भू राजस्व की पद्धति दी थी, इसलिए इनको मतलब अच्छा कार्य किया था उन्होंने इसके अंदर। तो मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनके जमाने की अपन बात करते हैं तो कुछ विदेशी यात्री भी आते हैं। विदेशी यात्रियों की अपन बात करते हैं तो उसके अंदर एक तो आते हैं मनुक्की, एक आते हैं पीटर मुंडी, पीटर मुंडी, ठीक है, और एक आते हैं आपके वर्नियर। वर्नियर जो था वो एक चिकित्सक हुआ करता था। क्या था? चिकित्सक। वर्नियर क्या था? चिकित्सक था, जिसने शाहजहां का कभी एक फोड़ा हो गया था, उसको सही भी किया था। ये कहाँ के हैं? इटली के हैं। कहाँ के हैं? इटली के हैं ये लोग, ठीक है। तो एक बार नोट करो, ठीक। है 3 नंबर पे वर्नियर, चिकित्सक था ये। लिख लिया क्या? है? चले, इधर देखो, एक और चीज लिखना चाहोगे क्या? तो लिख लो तो यार, चित्रकार और लिख लो इनके जमाने के। चित्रकार कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दो क्या? चित्रकार मोहम्मद फकीर, मीर हासिम। मोहम्मद फकीर और मीर हासिम, ये चित्रकार और है, ठीक है। इससे पहले उनके चित्रकार कौन थे जहांगीर के समय पे? मंसूर, अबुल हसन, बीसनदास और मनोहर, ठीक है, याद रखना, पूछा जा सकता है। जो चित्रकला के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जहांगीर। जिंदगी में तेरे को एक ही एग्जाम देना है, पक्का? अच्छी बात है। क्या पता यहीं से आ जाए, वो जो एक आना है वो है, आ सकता है ना। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हाँ भाई, इसके बाद अपन बात करते हैं शाहजहां की थोड़ी सी। शाहजहां के और मुमताज की अपन बात कर रहे हैं। इनके 14 पुत्र होते हैं, पुत्र पुत्रियां। हाँ हाँ, 7 पुत्र, 7 बच्चे मर जाते हैं, 7 ही जीवित बचते हैं, ऐसे लिख देता हूँ। 7 क्या बचते हैं? जीवित बचते हैं। कौन कौन से 7 जीवित हैं वो देखना। एक आता है आपका दारा सिकोह। कौन है? दारा सिकोह। एक आता है औरंगजेब, औरंगजेब। एक आता है आपका मुराद। एक आता है शाह सूजा, ठीक है। ये तो कौन है? पुत्र। इधर आएंगी पुत्रियां। आवाज नहीं। जहां आरा, जहां आरा, रोशन आरा,
गोहन आरा, गोहन आरा नाम है यार, अगले ने रखा गोहन आरा। ठीक है, ये दो जो नाम है मैंने इनके सामने लिखे हैं उसका रीजन है, जो इनके नाम मैंने इनके सामने लिखे हैं उसका एक रीजन है। रीजन क्या है कि ये चार भाई हैं, ये तीन बहनें हैं, और जो ये तीन बहनें हैं वो अपने अपने इस भाई का समर्थन कर रही है। मतलब जो जहां आरा चाहती है वो तो चाहती है दारा सिकोर राजा बने, रोशन आरा चाहती है औरंगजेब राजा बने, और गोहन आरा चाहती है कि मुराद बख्श जो है वो राजा बने। ठीक है, चौथा बहन तीन थी, अब क्या करे हैं, करी तो गल्लाई, करी तो बहुत ही मर गई, अब क्या करा। ठीक है, आप सुनना मेरी बात, आवाज नहीं। बात ऐसी है कि एक तो है आपका दिल्ली ऊपर की तरफ, यहाँ क्या है दिल्ली, और दिल्ली के अंदर कौन था, शाहजहां था। दिल्ली में कौन था, शाहजहां। और शाहजहां के पास जो बेटा रहा करता था वो था उसका प्रिय पुत्र दारा सिकोह। कौन रहा करता था, दारा सिकोह। ठीक है, दक्षिण भारत का जिम्मेदारी जिसको दे रखी थी वो था औरंगजेब। दक्षिण भारत की जिम्मेदारी किसके पास थी, औरंगजेब के पास में। ठीक है, अगर बात करें ये गुजरात वाला जो एरिया था, गुजरात वाले एरिया की जिम्मेदारी थी मुराद बख्श के पास में, और जो ये बंगाल वाला एरिया था, इस बंगाल की जिम्मेदारी थी शाह सूजा के पास में। चार बेटे हैं, चारों दिशाओं के अंदर है। ठीक है, यानी बंगाल वाली दिशा में शाह सूजा को छोड़ रखा है, दक्षिण भारत के अंदर औरंगजेब को छोड़ रखा है। औरंगजेब हालांकि इससे पहले दक्षिण भारत में जाने से पहले काबुल कंदार वाला जो एरिया था उसके अंदर था। ठीक है, शाहजहां ने जो कंदार उसके पास से छिन गया था उसको वापस से जीत लिया था। है क्या, क्या बीच में, बीच में मैं हूं, इधर देख। तो दिल्ली में जब पता चलता है 1657, ठीक है, 1657 में शाहजहां की हो जाती है क्या, तबियत खराब, मृत्यु नहीं होती है, क्या हो रही है, तबियत खराब हो रही है। तो जैसे ही तबियत खराब होती है शाहजहां घोषणा करवाता है कि भाई मेरे बाद में जो अगला राजा बनने वाला है वो कौन बनेगा, दारा सिकोह। कौन बनेगा, दारा सिकोह। ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि दारा सिकोह बन जाएगा। है, ये जो भाई बैठे हैं ये फ्री में थोड़ी बैठे हैं, नहीं बैठे ना। तो ये चाहते हैं कि भाई सभी अपना अपना वर्चस्व चाहते हैं, भैया मैं राजा बन जाऊं। शाहजहां जिसको चाहता है वो दारा सिकोह था। दारा सिकोह थोड़ा सा लिबरल किस्म का था, यही कह सकते हैं, इसका हिंदू धर्म के प्रति थोड़ा सा झुकाव ज्यादा था। ये उपनिषद वगैरह जो हुआ करते थे उनका भी इसने क्या किया था, फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। ठीक है, किसने, दारा सिकोह ने। तो दारा सिकोह के जब राजा बनते ही, मतलब राजा तो नहीं बना, मतलब एक प्रकार से उत्तराधिकारी घोषित हो गया है, उसी समय पे इन लोगों को लगा कि यार अब शाहजहां टपकने वाला है और अब ये मौका है कि अपन को चंडाई कर देनी चाहिए। तो मुराद बख्श ने अपने आप को गुजरात के अंदर क्या घोषित कर लिया कि मैं अगला मुगल शासक हूं। औरंगजेब ने घोषित नहीं किया है, किसने किया है, मुराद बख्श ने। कहां पे, गुजरात के अंदर, कि भैया मैं राजा हूं। इधर से जो शाह सूजा था ये भी निकल गया युद्ध लड़ने के लिए कि भैया तू कौन होता है, दारा सिकोह मैं आ रहा हूं। ठीक है, तो इनके अंदर जो पहला युद्ध होता है वो युद्ध होता है बहादुरपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध है, पहला जो युद्ध है वो कौन सा है, बहादुरपुर का युद्ध। कब होता है, 1657 में। कब हो रहा है, 1657 में। कौन सा युद्ध है, बहादुरपुर का युद्ध है। किस किसके मध्य हो रहा है, तो इधर की तरफ से तो है शाह सूजा, मतलब बंगाल की तरफ से, और दिल्ली की तरफ से जिसको भेजा गया है वो दारा सिकोह ने भेजा है। किसने भेजा है, दारा सिकोह ने, वो खुद नहीं आया है। दारा सिकोह ने किसको भेजा है, तो मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा है, मिर्जा राजा जय सिंह को। ठीक है, क्या मिर्जा राजा जय सिंह जानते हो, आमेर के हैं। मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा है, ये कहां के थे, आमेर के थे। और इसी युद्ध के जो विजेता है वो कौन है, मिर्जा राजा जय सिंह है। यानी कि पहला युद्ध हुआ बहादुरपुर का युद्ध, शाह सूजा हार जाते हैं, शाह सूजा वापस लौट जाते हैं। और जो बहादुरपुर का युद्ध होता है वो बनारस के निकट होता है। कहां होता है, बनारस के, मतलब भाई दिल्ली से ये चले, इधर से बंगाल से आया, बीच में यूपी पड़ता है, यूपी के अंदर युद्ध हो रहा है। ठीक है, तो दारा सिकोह की तरफ से कौन गया था, मिर्जा राजा से जय सिंह। भाई शाहजहां ने ऑर्डर पास कर दिया कि भैया मेरे बाद में आप लोगों को सबको किसका समर्थन करना है, दारा सिकोह का करना है। तो मिर्जा राजा जय सिंह किसका समर्थन करेगा, दारा सिकोह का करेगा। इसलिए दारा सिकोह के पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए शाह सूजा के खिलाफ जाता है। वरना ये भी तो मुगल ही है शाह सूजा। शाह सूजा यहां से भाग जाता है। ठीक है, वापिस बंगाल चला जाता है। ये भाग गया, मरा नहीं है। ठीक है, भाग गया है, मरा नहीं है। मिर्जा राजा जय सिंह वापस लौट आते हैं, दिल्ली सुरक्षित है। ठीक है, अब मुराद बख्श और औरंगजेब भी तो बैठे हुए हैं। तो मुराद बख्श जो था उसने अपने आप को क्या कर दिया है कि भैया अगला जो दिल्ली का जो राजा है वो मैं हूं, और उसने कहां पे अपने आप को राजा घोषित किया है, गुजरात के अंदर। लेकिन औरंगजेब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। औरंगजेब ने पहले मुराद बख्श के पास में संपर्क किया कि भैया कि वो दारा सिकोह तो गलत बन गया, राजा तो तेरे को ही बनना चाहिए, तू सही कह रहा है, तूने बढ़िया अपने आप को घोषित कर लिया, राजा तू ही होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत यार मेरे को भी दे देना, अगर तू बन जाए तो मैं तेरा सपोर्ट कर देता हूं। तो कहता है कि चल ठीक है। दोनों ने आपस में गठबंधन बना लिया, औरंगजेब ने और मुराद बख्श ने। ठीक है, अब ये गुजरात से निकल रहा है और ये दक्षिण भारत से आ रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं मालवा पड़ता है, मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है क्या। और मध्य प्रदेश से ऊपर की तरफ अपन थोड़ा सा बात करें इधर की तरफ, तो क्या मेवाड़ आता है क्या,
मेवाड़ से ऊपर आता है मारवाड़, बगल में ही, ठीक है। मेवाड़ के अंदर इस समय पे जो राजा हुआ करते थे वो थे राज सिंह जी। कौन थे? राज सिंह जी। और मारवाड़ के अंदर इस समय पे जो राजा हुआ करते थे वो थे जसवंत सिंह जी। कौन है? जसवंत सिंह जी। तो औरंगजेब ने सबसे पहले मेवाड़ के राजा के साथ में कांटेक्ट किया, उनसे पूछा भैया कि एक युद्ध हो रहा है, क्या आप हमारा किसी का समर्थन करते हो? तो उन्होंने कहा कि ना तो मैं तेरा करूंगा ना मैं दारा सिकोह का करूंगा। राज सिंह ने साफ साफ मना कर दिया। तो औरंगजेब ने कहा थैंक यू, ठीक है भाई। इनडायरेक्टली यदि औरंगजेब का जो समर्थन हुआ है तो वो किसकी तरफ से हो गया? राज सिंह की तरफ से। क्योंकि यदि राज सिंह अगर युद्ध के मैदान में उतरता तो वो किसकी तरफ से लड़ता? जहां शाहजहां ऑर्डर करता। शाहजहां ऑर्डर नहीं भी करता तो दारा सिकोह हिंदुत्ववादी टाइप का इंसान है, तो हिंदू वाले की तरफ से युद्ध लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? लड़ेगा ना। तो इस वजह से अपन देखते हैं कि दारा सिकोह का समर्थन करता यदि राज सिंह मैदान में आता, लेकिन राज सिंह मैदान में उतरा ही नहीं। इस वजह से सपोर्ट किसका हो गया? औरंगजेब का हो गया ना, अप्रत्यक्ष रूप से। तो कि भैया सामने वाला में आ सकता था लड़ने के लिए, वो आया ही नहीं, तो मेरी तरफ से हो गया मतलब, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो उत्तराधिकारी का जो युद्ध होता है उसके अंदर राज सिंह ने किसका अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया था? तो वो औरंगजेब का हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं। मुराद बख्श और औरंगजेब दोनों निकल जाते हैं। तो अब जैसे राज सिंह ने तो मना कर दिया, अब यहाँ पे इसको दारा सिकोह को तो किसी को भेजना पड़ेगा ना। तो दारा सिकोह भेजता है मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह जी को। किसको भेज रहा है? मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह जी को। तो जो दूसरा युद्ध होता है वो आता है आपका धर्मत का युद्ध। कौन सा है? धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध भी कब होगा? 1657। किस किस के मध्य होगा धर्मत का युद्ध? तो धर्मत का युद्ध, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, ये तो स्टार्टिंग में हो जाता है जनवरी के आसपास में, ये अप्रैल के आसपास का है, ठीक है। इधर सुनना। तो धर्मत का जो युद्ध हो रहा है, इस धर्मत के युद्ध के अंदर अपन बात कर रहे हैं। तो पहला तो कौन सा है? शाह, क्या कहते हैं, जसवंत सिंह। दारा सिकोह की तरफ से तो कौन है? जसवंत सिंह जी है। कौन है? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के साथ में एक व्यक्ति और आया था, कासिम खां। कौन आया था? कासिम खां। वर्सेज जो युद्ध हो रहा है वो एक तरफ कौन है? औरंगजेब प्लस मुराद। एन मौके पे क्या करता है जसवंत सिंह जो होता है ना, जब ये आ रहा होता है तो औरंगजेब से मना करता है, भैया इसको रास्ता रोकने का काम कौन करेगा? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने साफ कह दिया भैया तेरे को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। औरंगजेब कहता है मैं तो अपने पापा का समाचार लेने जा रहा हूं, मेरे को तो जाने दे। तो कहता है पापा का समाचार लेने जा रहा तो सेना यहीं छोड़ करके चल जा, अकेला जाना चाहता है तो मैं तेरे को बड़ी आराम से मिलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेना को ले जाने नहीं दूंगा। औरंगजेब कहता नहीं सेना तो लेके जाऊंगा। तो फिर सोचता है, थोड़ा बहुत दिन तक बैठा रहता है। फिर औरंगजेब क्या करता है? कासिम खां से संपर्क करता है। कासिम खां को बोलता है कि यार तू हिंदुओं की तरफ से क्यों लड़ रहा है, हमारी तरफ से लड़ना। तो कहता मैं हिंदुओं की तरफ से नहीं लड़ रहा, मैं भी मुस्लिमों की तरफ से लड़ रहा हूँ, और तेरा जो भाई है दारा सिकोह उसकी तरफ से लड़ रहा हूँ। तो कहता वो भी तो हिंदू ही है। वो भी क्या है? हिंदू ही है। वो हिंदुओं का समर्थन करता है। एक साहस सूजा से लड़ने के लिए किसको भेज रहा है? मेजर राजा जय सिंह को। यहाँ तेरे को किसके ऊपर अंडर में भेजा है? किसके अंडर में भेजा है? जसवंत सिंह के। ये कौन है? दोनों हिंदू ही तो है, और उसका रुझान तेरे को पता ही किस तरफ है। तो तू उसकी तरफ मत हो, मेरी तरफ आ जा। तो यहाँ पे कासिम खां जो होते हैं वो बीच में गद्दारी करके किसके साथ मिल जाता है? अब औरंगजेब के साथ में यदि मिलेगा तो इसकी सेना कम, इसकी सेना ज्यादा। अब पारा पलट गया, ठीक है। पलड़ा जो है वो पलट गया। जसवंत सिंह जी जो होते हैं इस युद्ध के अंदर खूब अच्छे से युद्ध लड़ते हैं, लेकिन जसवंत सिंह के जो आदमी थे उन्होंने समझाया कि बावड़ा मत हो, इनके चक्कर में तू क्यों मर रहा है? तू मर जाएगा तो मारवाड़ को कौन संभालेगा? तेरे तो अभी औलाद भी नहीं है। इन्हें कहते इतनी औलादे हैं तो आपस में लड़ रही है, तेरे तो औलाद नहीं, मारवाड़ कौन संभालेगा? तो इसलिए क्या कर, फालतू में कोई मतलब नहीं रखा, अपना तो चलते हैं, इनको मरने दे, कोई बनेगा जो बन जाएगा, राजा ही तो बनेगा, अपन का क्या लेगा, ठीक है। तो इनके चक्कर में जसवंत सिंह कहता नहीं, युद्ध है यार, एक राजपूत का धर्म है कि युद्ध के अंदर लड़ना चाहिए। अरे सब धर्मी है, चल नासू। जैसे तैसे करके उसको ले जाते हैं जसवंत सिंह जी को। टाइम हो गया। जसवंत सिंह को ले जाने के बाद में उनकी पत्नी थी जसवंत देव, वो अपने मारवाड़ के अंदर दरवाजे बंद कर लेती है किले के। कहती भैया ऐसा पति अपन को चाहिए नहीं जो युद्ध को छोड़ करके आ जाए, मेरा पति तो मर गया। जब उसके सरदार थे उन्होंने समझाया कि देख भाभी जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो लड़ना चाह रहे थे, पर तो हमने मतलब इसको कहा कि यार नहीं अपना कुछ नहीं मर रखा है, फालतू मर जाएगा, ये तो मरने को तैयार बैठा था, बड़ी मुश्किल से टंगा टोड़ी कर ले रहा है, तो आई कुन रो। जैसे तैसे करके जसवंत ने गेट के दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन मजे खूब लिया करती थी, मजे खूब लिया करती थी जसवंत सिंह जी के। मजे कैसे लिया करती थी कि मतलब उसको जो आपके बर्तन जो होते हैं उनमें खाना नहीं परोसती थी, पत्तल धोने परोसती थी। बर्तन में इसलिए नहीं परोसती थी कि क्या पता ये जब बज गए तो गलती से डर जाके क्या पता तलवार चल गई। जसवंत सिंह जी इस बात से बड़े दुखी थे कि पत्नी बार बार में बहुत टॉर्चर करती है, इसलिए कभी भी जसवंत सिंह जो थे वो औरंगजेब राजा बन भी जाएगा तो अभी दिल से कभी भी उसका समर्थन नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि यार अगर वो कासिम खान नहीं मिला होता तो औरंगजेब को तो वही निपटा दिया होता। औरंगजेब क्या औकात। बाकी की जो स्टोरी है वो सुनेंगे कल।